Come to the next part of the chemical properties of the phenol, this electrophilic substitution reaction of phenols. वन बाय वन अभी हमने अल्कोहल फिनिश किया, अल्कोहल के बाद फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशन देख ली। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला पोर्शन था वो द रिएक्शन ड्यू टू OH क्लीवेज, लेकिन यहाँ पर CO क्लीवेज नहीं आता। अल्कोहल शोज टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन ड्यू टू RO क्लीवेज एंड OH क्लीवेज। सो माय क्वेश्चन इज, जिसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए हम लोग पूछ रहे हैं, कौन शराफत आंसर देगा। वाई फिनॉल डज नॉट शो CO क्लीवेज रिएक्शन? सर क्योंकि फिनॉल में सभी कार्बन बहुत एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है करीना, बस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कुछ भी फिर से याद करो, देखो क्वेश्चन क्या था शराफत, अगर तुम उसको रटोगे तो मुझे नहीं, ROH और मैं यहाँ रिंग बना देता हूँ ताकि आप समझ में आ लगे कि ये जो CCH हो जाए, अल्कोहल में ये वाला क्लीवेज भी होता है और ये वाला क्लीवेज भी होता है, इसलिए अल्कोहल एसिड भी है और बेस भी है। हमने दोनों ऑर्डर देखे, लेकिन फिनॉल में ये वाला क्लीवेज नहीं होता, और सिर्फ फिनॉल में ही नहीं, क्लोरोबेंजीन में भी मुझ में ये वाला, अगर ये वाला क्लीवेज एरोमेटिक में होने लग जाता तो हर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने लगते हैं, बट ये वाला क्लीवेज नहीं होता, इसीलिए तो एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, बहुत रेयरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक मतलब ये, एलिफेटिक कैन इजीली गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दे कैन इजीली शो, बट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो मोस्टली हर एक चैप्टर में, मतलब 12th में आपके ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर हैं उनका जब जब एरोमेटिक पार्ट आप पढ़ोगे, हर एक में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखेगी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा आपको एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ही मिलेगी, एलिफेटिक कंपाउंड के साथ बहुत रेयरली देखने को मिलेगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितनी होती है तो आपको सबको बहुत अच्छे से पता है, दैट ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज़ अ 5 टाइप: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडलक्राफ्ट असाइलेशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उन पूरे 5 टाइप को हमको यहाँ देखना है, और रिएक्टिविटी के बेस पे क्या चेंज आने वाला है वो 1 बाय 1 आपको देखने को मिलेगा। तो पहले पूरा समझना उनमें, उसके बाद लिखने की कोशिश करोगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हेलोजिनेशन। सो पुट अप द हेडिंग हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन एक जनरल, अभी समझना भी लिखना नहीं, जनरल हेलोजिनेशन कैसे होता है। आपके पास में बेंजीन है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यस और नो? अच्छा, मीन्स AlCl3 की जगह FeCl3 भी ले सकते हैं। आपको पता है AlCl3 कौन है? लुईस एसिड है ना, ऐसा बिल्कुल। इसका रोल क्या है? एसिड इलेक्ट्रॉन जनरेट करना, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, दे आर इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। कुछ याद आ रहा है? yes. भाई ये तो कई बार पढ़ा चुके हैं, अभी बताना है, फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि ये दोनों पहले आपस में रिएक्ट करेंगे और बनेगा Cl+, yes. और वो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है। तो देखो यहाँ पे लुईस एसिड का होना बहुत ज़रूरी था, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और इसको एक्टिवेट करता है। बट इन केस ऑफ फिनॉल, फिनॉल के केस में हेलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन पढ़ रहे हैं। ब्रोमीन की रिएक्शन, ये फिनॉल में ऑलरेडी OH है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। ड्यू टू दिस OH ग्रुप, मुझ में द फिनाइल रिंग ऑफ द फिनॉल इज हाईली एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उनमें, इसकी ये तीनों पोजीशन बहुत है। तो जब सिर्फ ब्रोमीन की, व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, लुईस एसिड की जरूरत नहीं, सिर्फ वाटर, ब्रोमीन वाटर ले लें तो ही ये रिएक्ट कर जाता है। बट रिएक्शन इतनी फास्ट होती है
कि ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे आके जुड़ जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, वाइट पीपीटी। ध्यान देना क्या बन रहे हैं। दिस रिएक्शन कैन बी यूज एज अ टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है मैंने। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश अल्कोहल एंड फिनॉल? अल्कोहल डज नॉट शो एनी रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, फिनॉल गिव रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर एंड इमीडिएटली गिव व्हाइट पीपीटी। तो ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है। ये क्या हो गया, एक रिएक्शन लेबोरेटरी टेस्ट के फॉर्म में। मैं इसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाऊंगा नहीं, आपने सुना है, आप खुद ही ध्यान रखोगे और बनाकर लिखोगे। तो ये 2,4,6 टाइम ऑफ फिनॉल, ये ऐसा क्यों हो रहा है बताए, व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट? कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वाटर का भी H+ लेकर ये इसको इतना एक्टिवेट कर देता है कि ब्रोमीन को तीनों। सो बिकॉज ऑफ देयर हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, आना प्रोडक्ट बनना क्या चाहिए, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनना था या पैरा ब्रोमोफिनॉल, लेकिन ब्रोमीन कहाँ आ रहा है, तीनों पोजीशन पे आ रहा है। इसके ये हाईली एक्टिवेटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर और पोलर मीडियम। सो हमने क्या करा, ब्रोमीन की रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, नॉन पोलर मीडियम। नॉन पोलर मीडियम लेने से इसकी पोलरिटी कम हो गई, जिससे इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो गया और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, मतलब ऑर्थोब्रोमो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। जो हमें चाहिए था वो इसकी एक्टिवेटिंग पावर को कम करके, और ये हमारा मेजर है। तो हमें सिमेट्री की वजह से रीज़न पता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री इट एक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो वो नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व है, अभी तक आपने देखा था कि हेलोजिनेशन में डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा ऑर्थो पैरा बन जाता था। यहाँ दो टाइप का हेलोजिनेशन दिख रहा है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन पोलर मीडियम, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन नॉन पोलर। पोलर मीडियम में कराया तो ये होगा, नॉन पोलर में कराया तो आपका जो नेचुरल है वो ये। अभी जैसे मैं आपको बोलूँ कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल आपको कराने को बोलूँगा तो आप क्या बना दोगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। बट नाइट्रेशन भी यहाँ पे अगेन दो टाइप का होगा। नाइट्रेशन हम कैसे कराते हैं, अभी तक आप नाइट्रेशन कराते थे क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यस और नो। तो ऐसे हमने लिया फिनॉल की रिएक्शन करें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। जैसे आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला तो में आपको ऑर्थो और पैरा नाइट्रो मिलने की बजाय क्या मिल गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। क्या मिल गया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराया तो डायरेक्ट मिल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दी हाईली एक्टिवेटिंग। अभी एक्टिवेटेड कैसे देखो, नाइट्रिक एसिड टूटेगा H+ NO3-, उसका H+ यहाँ आ गया, समझ रहे हो। अभी यहाँ कैसे बता रहा हूँ, रीज़न समझना कि जो OH है उसके पास लोन पेयर है, अब ये H+ आया तो ऑक्सीजन बोले आओ मिल के बॉन्ड बनाए। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो क्या बन जाएगा, OH2+, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम। इस प्लस चार्ज की वजह से ये रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है, समझ रहे हो। सो ये जो इफेक्ट है, तो फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो बन जाएगा पिक्रिक एसिड। बट व्हेन दिस फिनॉल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, अगर मैं यही रिएक्शन डाइल्यूट के साथ करा दूँ, कॉन्सेंट्रेटेड ना कराते हुए डाइल्यूट, तो आपको मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। और यहाँ मेजर कौन होगा, बट यहाँ मेजर होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यही तो मज़ेदार है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से, ये
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट विल बी अ मोर स्टेबलाइज्ड। देखो इसका जो O और H है मुझ में यहाँ पे बिजी हो गए ना, अब ये फ्री नहीं बचे, तो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है ना, तो जो स्टेबल होगा वो क्या होगा, मेजर। तो नाइट्रोजन में भी दो पार्ट आपको मिले, उनमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में। कॉन्सेंट्रेटेड में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में हम जब कराया तो ऑर्थो। और यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या उठेगा मुझ में, ड्यूरिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। जनरली पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट, बट इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3 ऑर्थो प्रोडक्ट एक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। वाई? क्वेश्चन समझ में आया? ये आप ही को बनाना है, मैं लिखवाऊंगा नहीं। जनरली पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्ट एज मेजर प्रोडक्ट, बट इन केस ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3 ऑर्थो एक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। वाई? या इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखते आता है तो भी एक छोटा सा क्वेश्चन लिख सकते हो, वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल एक्ट एज मेजर प्रोडक्ट। सिंपल क्वेश्चन मुझ में, तो आपको लिखना है कि इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है इसमें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहीं पर याद करो 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था इन दोनों के बीच में। यस, एग्जांपल आपने ये लिया मुझ में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो क्वेश्चन उठेगा, अगर मैं आप में से ये क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से समझना, जिसको आता है वो जस्ट रेज द हैंड, आराम से दो। आउट ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच हैव अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और क्यों? समीर? पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो गया सर? क्योंकि उनके बॉन्ड ज्यादा हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ गया? So boiling point is directly proportional to hydrogen bonding. नहीं, ये तो रूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसा क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लैंग्वेज वर्ड, ऐसा क्या घट गया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? वेपर प्रेशर, वेपर बनना बंद हो गई ना, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो जुड़ गए, उनके बीच बॉन्ड बन गया ना, तो उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया उनमें। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आउट ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, विच विल बी डिस्टिलेट फर्स्ट ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन। ये ऑर्थो वाला क्वेश्चन समझ में आया करी ना? ऑर्थो वाला डिस्टिलेशन क्या होता है सराफत? डिस्टिलेशन इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ डिस्टिलेशन का, फॉर्मूला डिस्टिलेशन का, डिस्टिलेशन इक्वल टू, मैं तो फॉर्मूले के फॉर्म में पढ़ाता हूँ ना, जब बोल दो डिस्टिलेशन क्या होता है। करी ना डिस्टिलेशन, एक ही को आता है सर। वेपर प्रेशर तो पता है कि उसमें वेपर प्रेशर का सर जितनी जल्दी वेपर बन सके। डिस्टिलेशन इक्वल टू इवापोरेशन, वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन, यस पढ़ा है ना। डिस्टिलेशन, देयर आर 4 टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। कुछ याद आ रहा है? यस। डिस्टिलेशन कैसे कराते हैं? कहाँ कर रहा है इसमें, ये उल्टियाँ कर रहा है भाई, इतना क्यों पिलाया? बोलिए में चले अभी देखो जरा इधर, ऐसा कुछ राउंड बॉटम फ्लास्क बनाया था है या नहीं? और ये हमने यहाँ पे फ्लास्क बनाया था। अब इसमें 2 लिक्विड लेते थे हम, लिक्विड ए और लिक्विड बी। मान लो लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इसको गर्म करना शुरू करोगे 30 से, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस से, तो पहले 100 आएगा कि पहले 120 आएगा? ठीक है
अभी सवाल नहीं था मतलब तो पहले 100 आया उनमें, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो वेपर बन के इधर आ जाएगा ना, तो लिक्विड बी बाहर हो गया और लिक्विड ए इसी में रह गया, इसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन। लेकिन कोई पूछेगा तो हर बार ये सब थोड़ा समझाओगे, समझाना नहीं था, मैंने क्या बताया डिस्टिलेशन का फॉर्मूला। तो पहले बनाई वेपर, फिर किया उसको कंडेंस, सो वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन इज नोन एज डिस्टिलेशन। ये सब 11th के पाप हैं, भूल गए तो दिक्कत है। ये हो गया। तो अब इन दोनों में से, अब फिर से याद करो, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? इसका और पेरा वाले का। तो यहाँ पे ज़्यादा किसका है? ये मान लो ये पेरा है, मान लो कि ये है ही पेरा एक तरह से, ज़्यादा है तो। और ये हो गया और दो, तो बाहर कौन निकला पहले? बाहर पहले निकला और दो, यही तो क्वेश्चन पूछा था। बोली में आउट ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल विच विल डिस्टिलेट फर्स्ट? विच ऑर्थो नाइट्रो विच विल डिस्टिलेट फर्स्ट? बोली में क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन पढ़ाए, उनमें तीनों लिखवाए नहीं है उनमें, लेकिन ये अपने इसमें कवर होना चाहिए। आपको डिस्टिलेशन का ये पोर्शन ध्यान रखना है, ठीक है। ये नाइट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आता है सल्फोनेशन। ठीक है, अभी ध्यान दे देना है वर्ड जो बोल रहा है। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल इज थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? थर्मोडाइनेमिकली मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के हिसाब से प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ फिनॉल, अगर फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराऊँ लो टेम्परेचर पे, और वहीं फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हाई टेम्परेचर पे करवाऊँ, हाई टेम्परेचर मतलब लगभग यहाँ पे 373 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर मतलब यहाँ पर 298 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर है। तो व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद दिस टेम्परेचर, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट दिस टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है तो ऑर्थोसल्फोबेंजीन बन जाता है, और हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्ट करता है तो पेरा प्रोडक्ट बनता है। मैकेनिज्म नहीं होता ऐसा थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन का, उसमें यानी यहाँ पर टेम्परेचर का रोल होता है कि कम टेम्परेचर पे इस पोजीशन को प्रेफर करता है, हाई टेम्परेचर पे इस पोजीशन को प्रेफर करेगा, उसमें। सो इसका नाम है ऑर्थोसल्फोफिनॉल, इसका नाम है पेरासल्फोफिनॉल, उसमें। या अगर आप फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखोगे तो ये सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम बनेगा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये नाम हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हटा दूँ तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, OSO3H, समझ में। सो दिस इज अबाउट सल्फोनेशन। तो ध्यान से देखो, ब्रोमिनेशन भी दो, नाइट्रेशन भी दो, सल्फोनेशन भी दो, लेकिन फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन असाइलेशन दो नहीं है, दे आर सेम, वो एक ही है उनमें। हाँ, लेकिन ईल्ड बहुत कम है। कॉम्पिटिटिव है, देखो बोर्ड के हिसाब से तो आप प्रोडक्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ में ध्यान रखना। ईल्ड मतलब प्रोडक्शन। फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन और असाइलेशन का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिनॉल का बहुत कम है, क्योंकि फिनॉल का जो ये H है ये एसिडिक है, और AlCl3 वो खुद भी लुईस एसिड है, समझ में। तो इसके एसिड नेचर के सामने AlCl3 बेस बन जाएगा, और वो एसिड और बेस बना के क्या बना देंगे? सॉल्ट बना देंगे। तो रिएक्शन बनने ही नहीं देंगे, नहीं समझे? वैसे इमेजिन करो जैसे ये फिनॉल है, मैं यहीं से रिएक्शन समझा रहा हूँ। मान लो इसी फिनॉल की रिएक्शन करा रहा हूँ मैं मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। होना क्या था? मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 को आपस में रिएक्ट करना था और CH3+ बनाना था। वो CH3+ इस पर अटैक करता और आपको मिल जाता ऑर्थोमिथाइल फिनॉल या पैरामिथाइल फिनॉल। होना था ये किन दोनों को भाषा समझ में आ रही? यहीं पे हो ना? समझ में। मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 पहले आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो AlCl3 मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करने की बजाय
इसके OH से रिएक्ट करने चला गया, और सॉल्ट बन जाए। तो मिथाइल प्लस बना ही नहीं। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बना ही नहीं तो इस पर अटैक होगा कहाँ से, तो यील्ड क्या हो गई, कम हो गई। यील्ड क्या हो गई, बहुत। सो प्रोडक्ट ऑफ उनमें फिनल ग्राफ अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ फिनॉल इज वेरी वेरी लेस। क्लियर है उनमें। सो दिस इज अबाउट हैलोजिनेशन, दिस इज अबाउट नाइट्रेशन, दिस इज अबाउट सल्फोनेशन उनमें। तो बोर्ड लेवल पे ये 3 देखना है, और फिनल ग्राफ अल्काइलेशन एसाइलेशन में सिर्फ इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है कि यील्ड ऑफ फिनल ग्राफ अल्काइलेशन एसाइलेशन ऑफ फिनॉल इज लो। यील्ड ऑफ फिनल ग्राफ अल्काइलेशन एसाइलेशन ऑफ फिनॉल इज लो उनमें। सो यहाँ पर ये अच्छा, सल्फोनेशन भी बोर्ड में लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं टीचर बोलते हैं तो वो गलत है। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल की रिएक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट लाइन लिखी हुई है उनमें कि आपको कर कर देखना है उसमें। समझ में आ रहा है उनमें। सो ये पूरा लिख लोगे, जो जो क्वेश्चन बताया वो भी नोट करना है और अच्छे से उसको कंप्लीट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। स्पेशल मतलब जिसे हमने किसी केमिकल प्रॉपर्टी में कैटेगरी में नहीं डाला है कि वो OH क्लीवेज OH, यहाँ कंप्लीट यानी पूरे फिनॉल मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। जब पूरा फिनॉल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है तो हमने उसको यहाँ स्पेशल रिएक्शन में कुछ नेम रिएक्शन भी कवर होगी। देयर आर सम ऑफ द नेम रिएक्शन। तो कौन कौन सी रिएक्शन इसमें देखेंगे, पहले लिस्ट देखो फिर लिखना। पहले रिएक्शन जो आएगी फर्स्ट, दैट इज कोल्बे रिएक्शन। सेकेंड रीमर टीमन रिएक्शन, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, क्लोरोबेंजीन में ही हमने कवर कर ली थी रीमर टीमन, उसके दोनों पार्ट कवर कर रहे थे, बट एक बार रिवाइज करेंगे। सो कोल्बे, रीमर टीमन। देन थर्ड आएगी कपलिंग रिएक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं। अगर आप सबको याद हो तो हमने क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए वहाँ पे बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट पड़ा था, तो उसके साथ में कपलिंग भी कवर कर ली थी। देन आता ऑक्सीडेशन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और लास्ट में आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो स्पेशल रिएक्शन में ये 6 पार्ट हम देखेंगे, कोल्बे, रीमर टीमन, कपलिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इन फेरिक क्लोराइड। 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कोल्बे रिएक्शन, है ना। सो पुट अप हेडिंग कोल्बे। ये 6 नाम लिखने के बाद में आप कोल्बे लिख सकते हो, या 1 बाय 1 चलने दो, मैं वैसा एक एक करके कवर करते चलता हूँ। कोल्बे रिएक्शन क्या है, मोस्टली मतलब इस रिएक्शन में देखो, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इससे बनता क्या है, सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड को बनाया कैसे, भाई फिनॉल। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराऊं तो क्या होगा, कैसे बनेगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसका H और इसका OH, मतलब ये एसिड का काम करेगा और ये बेस का, तो आपको मिल जाएगा C6H5ONA। दिस इज वेरी गुड, सोडियम फिनॉक्साइड। सो फिनॉल को पहले हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद व्हेन दिस सोडियम फिनॉक्साइड इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 and then on acidification will give salicylic acid। तो सर ये ऐसा तो रिएक्शन टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, तो हमने समझा क्या है, वो तो हम भी वहाँ से देख के याद कर सकते थे ना, कि उसमें समझ में क्या है। यहाँ क्वेश्चन कहाँ बन रहा है, अच्छा क्वेश्चन कहाँ है उनमें, रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हियर, हियर कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज व्हाट, ये किसका काम कर रहा है, इट इज अ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इट इज अ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, कल को ये पूछ लिया जाए तो फिर हम इस क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जानना है हमें हमने।
तो वो हम रोल यानी सवाल उठता है यानी इसके मैकेनिज्म पर। तो देखो जहाँ आवश्यक है वहाँ हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि जिसके मैकेनिज्म पे कोई क्वेश्चन आया है आ चुका है जिसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग के काम का है उनमें जिसका एक बेनिफिट हो तो वो हम डिस्कस। तो दिस इज सारे से लिखना अभी कुछ नहीं है भाई, अभी देखो सिर्फ समझो। फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड में इसलिए कन्वर्ट किया गया क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज आने के पास आप सबको पता है फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, यस और नो। इसलिए फिनॉल से रिएक्शन करवाने की बजाय फिनॉक्साइड आयन से कराई जाती है, इसलिए फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में। तो पहला कारण समझ में आ गया कि डायरेक्ट फिनॉल की रिएक्शन CO2 से क्यों नहीं कराई, फिनॉक्साइड की क्यों करवा रहे हैं। देखो इस पर एक्सपेंसेस बढ़ा ना, पहले आपने H को हटाया फिर वापस H को लगाया, इंडस्ट्री का खर्चा बढ़ रहा है मुझ में। लेकिन रीज़न क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो खर्चा बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं मुझ में। इस यहाँ से कराओगे तो बहुत दिक्कत जाएगी। सो नाउ कम टू द रोल ऑफ द, अभी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पे वर्कआउट करो द हियर। अब ध्यान देना मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन CO2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। अगर मैं इस हिस्से को गायब कर दूं तो ये कैसा दिखता है, कार्बोनिल ग्रुप। और जब भी कार्बोनिल से रिएक्शन कराने की बोलते हैं तो सबसे पहले क्या हरकत होती है, ऑक्सीजन कौन विकारी, इलेक्ट्रॉन लेनी, क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा ऐसा, O पे माइनस चार्ज और C पे यहाँ पे आ जाएगी 3 लोन पेयर। नाउ दिस C प्लस एंड O माइनस आर रेडी टू अटैक, कहाँ पे, ये बेंजीन रिंग पे, हाँ या नहीं, दे आर रेडी टू अटैक ऑन दिस उनमें। तो ये यहाँ पर जब अटैक करेंगे, अच्छा मुझे बताओ भाई, हर एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्यों देता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है उसमें। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है कि घट जाती है, बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से माइनस चार्ज आता है कि प्लस चार्ज आता है, माइनस क्या आता है, माइनस कौन सी पोजीशन पे आता है, ऑर्थो पैरा पे, मतलब इन 3 पोजीशन पे, यहाँ यहाँ और यहाँ कौन सा चार्ज है, कार्बन पे क्या है, कुछ समझ में आ रहा है। अभी मैं देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ये है आपका O माइनस, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। अब इसकी लोन पेयर यहाँ आएगी, यहाँ से आएगा तो यहाँ पे माइनस, यानी मैं डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूँ, 3 ऑर्थो पर और पैरा ओनली में यहाँ पे माइनस चार्ज लोन पेयर बना सकता हूँ ना, क्योंकि ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा ऐसा, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ O है, कोई चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ डबल, ये डबल, इस तरह का रहेगा। अब इसके सामने आकर बैठ गया कौन, बैठ गया, आओ मिलके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इससे जुड़ गया, बोलते ही नहीं हो, अब क्या होगा, ये वाला जो H है यहाँ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही ये H जाएगा तो ये H किस फॉर्म में जा रहा है, H प्लस फॉर्म में। अच्छा ध्यान देना भाई एक स्टेटमेंट, बोर्ड वाले कृपया करके यहाँ ध्यान न दें, है ना, मैकेनिज्म की उनकी ज़रूरत। एग्जाम में सिर्फ कोलवे रिएक्शन आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कोलवे रिएक्शन, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन करो, आपको बस इतना लिखना है, नीचे स्टेटमेंट लिखना है, आपका काम हो गया, बोर्ड का काम खत्म हो गया वहाँ पे। में यहाँ रोल माथा कमाने का वही है जो कॉम्पिटिटिव देना है। ये H प्लस, तो अब जब H प्लस फॉर्म में निकला तो यहाँ इस कार्बन इस वापस से माइनस चार्ज और लोन पेयर आ गई, फिर उल्टी गंगा बह जाएगी, उल्टी गंगा बहेगी तो वापस से O पे माइनस आ जाएगा। जब वापस एसिडिफिकेशन कराओगे तो उस पर H प्लस आ जाएगा ना, हाँ या नहीं, बोलते ही नहीं। क्वेश्चन कहाँ मज़ेदार है वो देखो,
अभी पूछूंगा, है ना, तो मजा आएगा। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ, और ये लिखने के बाद पहली स्टेप में CO2 का अटैक लिखता हूँ, दूसरी स्टेप में मैं D+H2O लिखता हूँ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ODCOD, दूसरी पॉसिबिलिटी OHCOD, तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? ODCOH। तीन ही पॉसिबल है ना? यस सही प्रोडक्ट क्या है? सर मैं बताऊँ? रीज़न भी देना पड़ेगा। हाँ सर दूंगा सर। सोचने तो भाई, बाकी कुछ होने दो, 30 सेकंड सोचो आराम से। मैंने आंसर दे दिया है, पहले भी क्वेश्चन आया। ये सब छिलाऊ प्रोग्राम है। जी मैम, चलो बताओ आगे। सर तीसरी वाली सही है। थर्ड वाली क्यों? सर जब हमने CO2 को वो किया और यहाँ पे स्टेप आ गया तो ये H2 यहाँ पे पहले से ही था, इसलिए वो H इधर चला जाएगा। बेंजीन वाला जो H है वो तो यहाँ जाएगा। यस यस जब ये यहाँ चला गया तो आपको COH मिल गया, लेकिन अभी O पे Na है, यस उस Na को हटा के उसका H+ ये इससे ला रहे हैं, और यहाँ पे D+। तो इसका काम है यहाँ पर H लगाना। एसिडिफिकेशन हम इसके लिए करवा रहे हैं, इसके लिए नहीं करा रहे हैं। एसिडिफिकेशन फिनॉक्साइड के Na को हटा के उस पर H लगाने के लिए लगाया जा रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट में जो ये H आया, ये H यहाँ से आया, लेकिन इसका जो H है वो यहाँ से आया, जो यहीं पे था वो यहाँ आ गया। अरे समझ में आया? मुझ में ये आपको ध्यान होना चाहिए। अभी देखो, इसी को मैं एक बढ़िया सा पैराग्राफ बनाकर भी पूछ सकता हूँ, मल्टीपल ऑप्शन के फॉर्म में भी आपके सामने डाला जा सकता है उसमें। जो रेफरेंस वाले होते हैं इस पे अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन बनाकर इंटेक्स में उस तरह के क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। मैंने यहाँ ओरली करा दिया है, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाया नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस होल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे रिएक्शन। समझ में आया? मुझे में कि कार्बन, अब सेम ऐसे ही एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान रखना, किससे? तुम खुद ही कराओगे, घर जाके कराना या ट्राई करना। रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसका हाइड्रोलाइसिस कराना और बताना क्या बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक में यूज़ करना है ऐसे ही उसको तोड़ दो, वो एक कार्बोनिल की तरह एक्ट करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना और बनने वाले प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस कराना, तो बताना कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मुझे आपको बताना है। अरे समझे? यस सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे रिएक्शन। तो यहाँ बन गया सैलिसिलिक एसिड आपका तैयार हो जाता है। अब है ना, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट बोर्ड वालों के लिए जरा आ जाए, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे एग्जाम में। बोर्ड वाले ध्यान देना भाई लोग, आपको बोर्ड एग्जाम में अगर कोल्बे आती तो फिनॉल से याद नहीं रहे तो डायरेक्ट फिनॉक्साइड से रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। यहाँ मतलब आपको इंटरमीडिएट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। When phenoxide ion react with carbon dioxide and then on further acidification it will give salicylic acid as a major product. This is about salicylic acid. इसको IUPAC नेम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या है उसका कॉमन नेम ना, और IUPAC नेम में आप 2 हाइड्रोक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी चले, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले बेंजोइक एसिड वर्ड यूज होता था, लेकिन बाद में नियम चेंज हो गया और क्या आ गया, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। असल में कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो IUPAC में थोड़ा सा याद दिलाऊं। अगर बेंजीन के माथे पे COOH है तो पहले इसे बेंजोइक एसिड कहा जाता था, अब इसका IUPAC नेम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर यहाँ COOH की जगह में CHO लगा दूँ तो हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन, तो हमने ऐसे पढ़े हैं।
Yes. है ना, स्पेशल नेम में कार्बल्डिहाइड वाले। तो ये इट शुड बी इन योर टच, उनमें आपको रिवीजन में होना चाहिए, कुछ भी कंटेंट भूलना नहीं है। तो उसका IPC बता दिया, कॉमन नेम में बता दिया उनमें, और यहाँ पे कोल्बे को लेकर सब कुछ हो जाता है। अब आएंगे हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन पे। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो फिनॉल में पढ़ेंगे। तो आज हम रीमर टीमन का मैकेनिज्म भी देखेंगे, उसमें मज़ा आएगा, है ना। तो इसको पूरा लिख लो। मैकेनिज्म उसी बालक बालिका को लिखना है जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, वरना ये सब में। और ये क्या है, इंटरमीडिएट, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, पूरा ठीक है। उनमें तो विच इज़ द आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट प्रोडक्ट, बस ऐसा लिख के ये लिख लो उनमें। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो, या कॉन्सेप्ट जान जरूरी हो तो लिखो, नहीं जरूरी तो नहीं लिखना है उनमें, ठीक है। सो नेक्स्ट रीमर टीमन रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन में जो कि हम ऑलरेडी इसको अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली देन इट विल फॉर्म सैलिसल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड। इससे क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। तो इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद बोर्ड लेवल पे बता रहा हूँ, आपने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दो, आप फिनॉल बनाओ बस बढ़िया सा, और CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH या KOH, अल्कली लेना है ना, NaOH के दोनों से कुछ भी ले सकते हैं, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कली, तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया सैलिसल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन यहाँ खत्म हो गई, इतना स्टेटमेंट लिखा, प्रोडक्ट बनाया, रीमर टीमन फिनिश, बोर्ड लेवल पे सब कुछ हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, यहाँ क्लोरोफॉर्म का क्या रोल है, यहाँ अल्कली का क्या रोल है। तो ये जो अल्कली है ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब वो कैसे है, इसमें देखो एक्चुअल में यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा इलेक्ट्रोफाइल नहीं बल्कि एक कार्बीन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बीन। तो जैसे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकेटायन कार्बोएनाइन फ्री रेडिकल, वैसे ही हमने पढ़े, मैंने आप लोग पढ़ा है GOC में, कार्बीन नाइट्रीन दे आर ऑल्सो एक्ट एज अ इंटरमीडिएट। सो हियर कार्बीन इज व्हाट, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल होते हैं, मिथिलीन को क्या बोलते हैं, कार्बीन। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे आते हैं। अब यहाँ से कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखो तो क्या काम का है। ये जो CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन होगी पहले अल्कली से, तो ये OH माइनस, इसका एक H प्लस, तो आपको क्या मिलेगा। अब जब ये H प्लस फॉर्म में जाएगा तो क्या दे जाएगा, C, देखो इधर से आपका ये OH माइनस, इधर से H प्लस चला गया, तो आपको मिल गया CCl3 माइनस ऑफ फ्री रेडिकल, H प्लस गया ना, तो क्या बाहर निकल गया आपका, ये बाहर निकल गया, हो गया, बोलते ही नहीं हो। ये जो CCl3 माइनस है इसमें से बन जाएगा CCl2, लोन पेयर यहीं रह जाएंगे, और आपका Cl माइनस बाहर निकल गया, यानी एक क्लोरीन बाहर निकल गया, तो क्लोरीन माइनस चार्ज ले गया, लोन पे नहीं छोड़ गया। तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज डाइक्लोरोकार्बीन, क्या बोलते हैं इसे, डाइक्लोरोकार्बीन। अभी देखो मैंने सिखाया बेटा, दिस इज मीथेन, मिथिलीन सिखाया था, मीथेन, मिथाइल, मिथिलीन। मिथिलीन में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, मिथाइल में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। मैं एक हाइड्रोजन हमने हटाया तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसका पास इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इसके 2 हाइड्रोजन निकाले 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अरे नहीं समझे, ये है फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। अभी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उसे बोलते हैं कार्बीन, क्या बोलते हैं, कार्बीन। तो कार्बीन में 2 हाइड्रोजन को हटाया, 2 क्लोरीन लगाए, तो नाम क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन। नाउ दिस डाइक्लोरोकार्बीन इज रेडी टू अटैक ऑन फिनॉल। क्या है इसके पास, लोन पेयर है ना, क्या है, लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, क्या कर सकता है, अटैक।
तो अभी देखो आपका जो ये डाइक्लोरोकार्बिन जो कार्बिन बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है, फिनॉल को मैं डायरेक्ट ऐसा बना देता हूँ, डबल बॉन्ड ओ लगा के यहाँ पे माइनस चार्ज लगा देता हूँ, लगा दूँ, ऐसा बना दूँ, चलेगा? यस। ऐसा तो समझ सकते हो ना। फिनॉल को मैं ऐसा लिख दूँ अभी थोड़ी देर के लिए, मुझ में देखो फिनॉल में क्या होगा कि इस पे से H+ हटाया मैंने, फिनॉक्साइड आयन बना दिया, फिनॉक्साइड आयन बना के उसके O- से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ माइनस चार्ज है और क्या है, लोन पेयर। अभी यहाँ पे हमारा है डाइक्लोरोकार्बिन, क्या है ये, डाइक्लोरोकार्बिन। उसमें ये इस लोन पेयर के साथ इससे अटैच होगा, उसमें यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा उसमें। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो कैसे जुड़ेगा, इसके पास खुद के पास भी है, बट अभी देखो वहाँ पे क्या क्या होगा, वो जो घटनाएं घटने वाली है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये कुछ अभी ऐसा जुड़ जाएगा, यस। इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा उसमें, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, आपका डबल बॉन्ड O है ही उसमें। एक अल्कली का मॉलिक्यूल हमने यहाँ यूज़ किया, अभी 2 अल्कली के मॉलिक्यूल और आएंगे मुझ में, इसका हाइड्रोलाइसिस करने के लिए, क्या करने के लिए, हाइड्रोलाइसिस। तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट नज़र आएगा। हो जाएगा, बोलते नहीं हो, यस। यस सर। उर्दू में यहाँ दिख रहा है, तो क्या हुआ, NaCl निकल गया और हो जाएगा। अब एक ही कार्बन पे क्या है, 2 H है, तो वो पॉसिबल नहीं, तो ये H2 निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, क्या आ जाएगा। लेकिन मज़ेदार घटना क्या है, एक H बाकी है, एक H, तो वो कैसे हो रहा है अभी देखना, सब आराम से समझना। यहाँ से जब इसने लोन पेयर दी थी, इसने इसको लोन पेयर दी, इसने बॉन्ड बना लिया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, तो इसका प्लस माइनस, लेकिन इसने लिए तो लेने से इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज आया, क्या आया, माइनस चार्ज। बोलिए माइनस चार्ज आ गया। इनकी लोन पेयर अभी ऐसी कैसी पड़ी है, तो मैं यहाँ ऐसा लगा दूँ माइनस चार्ज और लोन पेयर, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा की पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो क्या निकला, H+, क्या निकला, H+। वो H+ ने यहाँ अटैक किया, O, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, बॉन्ड बन गया, तो H यहाँ जुड़ गया, समझ में जुड़ा या नहीं जुड़ा। यस सर। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ H लगा दूँ और यहाँ माइनस चार्ज लोन पे फिर से, कुछ बात समझ में आ रही है, यस। ध्यान से समझना, हो गया, तो जी मैं अब आपने क्या किया, H2 निकाल दिया। निकाल दिया, तो आपको माइनस चार्ज लोन पेयर के साथ में C⋅O₂H नज़र आएगा, नज़र आ रहा है क्या, हाँ या नहीं। अब घटना पूरी रिवर्स में करा दूँ, एसिडिफिकेशन करा दूँ, तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल के तैयार हो गया, हाँ या नहीं, यस। यस। बोलते ही नहीं, तो समझ में आ रहा है। बनने वाले सैलिसल्डिहाइड में ये H यहाँ से आया, यस। O NaOH का दिया हुआ है, NaOH का H यहाँ नहीं आया है, समझते ही नहीं हो। अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं NaOD, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो समझ रहे हो, यस। मैं बोलते ही नहीं हूँ, हाँ या नहीं, में यहाँ पर लेकिन करेंगे तो हो जाए, वो फर्क पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा ना उसमें। तो मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, मतलब ये भी पूरी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे ही, इलेक्ट्रोफाइली तो अटैक कर रहा है एक तरह से, ये कहाँ भी यहाँ अटैक कर रहा है ना, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए,
इसे इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसा है। अभी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, यस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं है? देखो जरा, ये H और ये तो 1 2 3 4 5 6 ये इनकम्प्लीट। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है अनस्टेबल वही इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। यस वो किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन हमने कार्बिन को एक अलग ही टाइप के इंटरमीडिएट में इंक्लूड कर दिया है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल, आप इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हो। वो कार्बिन रिजेक्टेशन। तो दिस इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रीमर-डीमर रिएक्शन। कुछ समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं? बोलिए मैं ये पूरा तो रोल क्या है? पहला स्टेप क्या है? क्लोरोफॉर्म की अल्कली से रिएक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ, बोलिए में, ट्राईक्लोरो मिथाइल एनायन। कार्बेनियन बना ना? अरे कार्बेनियन है कि नहीं? ट्राईक्लोरो कार्बेनियन, कार्बो एनायन। ये कार्बो एनायन से बना कार्बिन, कार्बिन का अटैक हुआ फिनॉल पे, और यहाँ से तो फिर पूरा एक्सप्लेनेशन है उनमें कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रही है। कॉम्पिटिटिव में आएगा क्या? ये मैकेनिज्म थोड़ा नहीं लिखने को आएगा। ओडी वाला क्वेश्चन मुझे में आपको स्टेप्स ध्यान होना चाहिए, मतलब कि कहाँ पे क्या क्या बन रहा है, कौन से स्टेप में क्या रोल हो रहा है, वो रोल आपको ध्यान रखना है। अब फिनॉल की यही रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म से न कराते हुए कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा दूं, मतलब फिनॉल रिएक्ट विद CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड। एक OH वहाँ पर आएगा, उसका O क्योंकि आप देखो जरा, 3 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन होंगे तो 3 OH आएंगे, 3 OH, उसका एक O, तो आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, है नहीं? तो क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि रीमर-डीमर में अगर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। सो दिस इज अ कंप्लीट, बड़ा बहुत ही प्यारा पॉइंट ध्यान रखना, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रीमर-डीमर रिएक्शन। तो यहाँ मैकेनिज्म की आवश्यकता थी, तो अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मैकेनिज्म को अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो आप खुद ही समझ जाओगे। सो यहाँ पे हो जाता है हमारा रीमर-डीमर भी कंप्लीट। यहाँ तक बोर्ड है, स्टेटमेंट मैंने पहले ही बोला है कैसे लिखना है, रिएक्शन लिखना है, ख़त्म हो जाता है। और ये जो ये वाला सेक्शन है ये पूरा कॉम्पिटिटिव के लिए है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। So next, coupling reaction after रीमर-डीमर. Already we have discussed the coupling reaction in the diazonium salts. When phenol reacts with benzene diazonium chloride, फिनॉल की रिएक्शन किससे होगी? तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में लिखना है? When phenol reacts with benzene diazonium chloride, then it will form a dye, azo dye. क्या बनेगी इसमें? azo dye. तो ये रहा आपका फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट से। तो बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट मतलब C6H5N2Cl, N डबल बॉन्ड NCl। तो यहाँ से H और इसका Cl, देखो अभी ध्यान से देखना क्या हो रहा है। फिनॉल का ये पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो रहा है, तो ये जो H है ये H प्लस और ये Cl, तो आपका जो रिएक्शन बनेगा यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, सो अब सबके पास ये लिखा हुआ भी होगा, सिर्फ मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ अगेन फिर से, ताकि बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में आ जाए कि हमने क्या देखा था वहाँ पर। ठीक है, और सम टाइप ऑफ रिएक्शन हमने एनिलीन के साथ भी देखी थी, बस OH की जगह NH2 लगा दो तो मुझ में। तो ये क्या है? दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी डायज़ोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी डायज़ोबेंजीन विच इज़ ए डाई। ये क्या है? एक डाई है। तो अल्कलाइन मीडियम में होने वाली ये रिएक्शन उनमें है ना, मीडियम कैसा रहता है? अल्कलाइन। कपलिंग रिएक्शन का दिस इज नोन, कपलिंग मतलब हमने क्या करा, इसको जस्ट दो को कपल बनाया है उनमें ना, जॉइंट किया है वहाँ पे उनमें, लेकिन यहाँ से H और यहाँ से Cl हटे हैं, इनका रिमूवल हुआ है। सो दिस इज अबाउट दी कपलिंग रिएक्शन। नो, इसमें इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट ध्यान नहीं रखना है, बस ये डाई है। एजो ग्रुप एक एजो जो होता है इट्स द मेन सिंबल ऑफ डाई, किसी में भी अगर एजो है तो वो डाई का काम करेगा। एजो एक डाई ग्रुप है, डाई फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अभी पहले समझ लो फिर सारा एक साथ लिख देना बाद में। ऑक्सीडेशन व्हेन फिनॉल रिएक्टेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अल्कलाइन मीडियम में ले लो उनमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन इट
form a conjugated diketone which is known as benzoquinone. क्या बोलेंगे इसे? कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन. अब डाइकीटोन देखो, ये कीटोन है फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है. और कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेट, उसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल, देख रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह से. सो दैट इज नोन एज कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन या बेंजोक्विनोन. सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन. When phenol reacts with hydrogen in presence of nickel, तो हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल क्या करेंगे, सारे डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देंगे एंड दे कन्वर्ट फिनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉल. फिनॉल से क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेनॉल. दिस इज अबाउट रिडक्शन. नाउ कम टू फेरिक क्लोराइड टेस्ट. इसको बोलते हैं FeCl3 टेस्ट. यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान. कई बार क्या होता है कि बोर्ड के टीचर्स जब पढ़ाते हैं, स्कूल टीचर्स जब पढ़ाते हैं, तो ये तो उन स्कूल टीचर से पढ़ने के बाद बच्चों के दिमाग में ये सेट हो जाता है. दिस इज अ टेस्ट ऑफ स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टेस्ट जो आपके सिलेबस में, जो आप अभी लैब में परफॉर्म भी करोगे, द टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल. आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक में अल्कोहल एक में फिनॉल है. आप क्या करो, फेरिक क्लोराइड डाल दो, वायलेट कलर जिसमें बन जाए समझ लो उसमें फिनॉल है. तो स्टूडेंट के माइंड में क्या सेट हो जाता है कि इट इज अ टेस्ट ऑफ फिनॉल ओनली, बट एक्चुअली इट इज अ टेस्ट ऑफ इनॉल. मतलब क्या, मेरे पास एक अल्कोहल है, इथेनॉल, मेरे पास ये भी है, फिनॉल है, और साइक्लोहेक्सिनॉल है. ये चार कंपाउंड आपके सामने लिखे. अब कॉम्पिटिटिव में जो आएगा, ये बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है. इन चारों में से कौन FeCl3 टेस्ट देगा, विच विल गिव FeCl3 टेस्ट? A, B, C एंड D, चार आपके सामने लिखे. इट इज अ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन. यस माविया, B, C और D. दिस इज द करेक्ट आंसर. A तो देगा ही नहीं, क्योंकि A कौन है, अल्कोहल. लेकिन ये तीनों देंगे तो अब वहाँ बोर्ड वाला स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि हमें तो पढ़ाया था कि फिनॉल देता है, ये तो है ही नहीं. इनॉल, दिस इज इनॉल, दिस इज इनॉल. और मैंने कहा ना कि फेरिक क्लोराइड FeCl3 इज अ टेस्ट ऑफ इनॉल. इनॉल क्या है, इन प्लस ऑल. लेकिन मेरे पास और एक कंपाउंड है, इसका IPC ने बना लेना. अब ये देगा या नहीं देगा? क्यों, इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी. उसके ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर नहीं है. जब OH डबल बॉन्ड पे होता है तो उसे इनॉल कहते हैं, इन प्लस ऑल, विच इज नोन एज इनॉल. यही बात समझ में. ये नहीं देगा. तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, when any enol containing organic compound react with ferric chloride, then a violet color appears, formation of dark violet color. This is only, आपको बस इतना ही लिखना है, मुझमें कंपाउंड नहीं पूछा जाता. कंपाउंड, the ferric chloride test is used to distinguish between alcohol and phenol. बोर्ड में क्या यूज करना है, अल्कोहल एंड फिनॉल. कॉम्पिटिटिव में इनॉल एंड अल्कोहल. समझ में आया? बोर्ड में क्या आएगा, फिनॉल और अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो ये रही टेस्ट. आई बात समझ में? नाउ द नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, लिटमस टेस्ट. या लिस्ट में नहीं है. लिटमस पेपर. लिटमस पेपर क्या करता है,
टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, बोलिए है ना, बोलिए। तो अगर मेरे पास में लिटमस पेपर है, बोलिए, तो अगर एसिड होगा तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। ये सुनो, अल्कोहल डज नॉट गिव लिटमस टेस्ट यस बट फिनॉल गिव्स। मतलब क्या, आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में अल्कोहल है और एक में फिनॉल है। कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ लिटमस पेपर डीप कर दो, जिसमें लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए, समझ लो उसमें फिनॉल है। अल्कोहल लिटमस टेस्ट क्यों नहीं देता? बिकॉज इट इज सर वो इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है कि वो फिनॉल से कम एसिडिक। अरे ये तो पानी से भी गया बीता है ना, यस, पानी से भी कम यस, एसिडिक। वाटर उससे ज़्यादा एसिडिक है। नहीं समझे? यस यस। अगर अल्कोहल वाटर से भी कम एसिडिक होकर लिटमस टेस्ट देने लग जाता तो पानी भी देने शुरू कर देता। नहीं समझे? लेकिन पानी कभी लिटमस टेस्ट नहीं देता। सो फेरिक क्लोराइड टेस्ट, लिटमस टेस्ट, है ना, ये 2 वो टेस्ट है जिससे हम अल्कोहल फिनॉल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट, पढ़ चुके हैं? व्हाइट पीपीडी, फिनॉल देता है व्हाइट पीपीडी लेकिन अल्कोहल नहीं देता। वो बात समझ में आ रही? फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेशन, फिनॉल NaOH से रिएक्ट कर सकता है रिएक्शन नहीं देता अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं करता। अल्कोहल कैन नॉट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, कैन नॉट फॉर्म सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, बट फिनॉल कैन रिएक्ट विद NaOH। तो बनाते हैं ना, NaOH से बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। आ रहा है? तो ये सब टेस्ट यहाँ पर क्यों डिस्कस की? द टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, जो कि बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन माना जाता है ना। उसमें पूछी जाती है कि कौन कौन से, फेरिक क्लोराइड हमारे सिलेबस में है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमारे सिलेबस में है, लिटमस टेस्ट हमारे सिलेबस में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट समझ। जब मैं एल्डिहाइड कीटोन आपको पढ़ाऊंगा, जब हम आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ लेंगे तब वो भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट जो आएगी वो सारे अल्कोहल और सारे फिनॉल्स के लिए नहीं होती, सारे अल्कोहल। तो कौन कौन से अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट में फिट होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो वहाँ पर हमें नज़र आएगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंप्लीट व्हाट वी कैन से दे स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल फ्रॉम कोलबे टू लिटमस टेस्ट। समझ में ना? यहाँ फिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन सब लोग फिनिश करोगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ईथर, समझ में ना, ईथर से। एस्पिरिन प्रिपरेशन, एस्पिरिन फॉर्मेशन फ्रॉम द सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड किससे बनाया? हमने सैलिसिलिक एसिड कोलबे रिएक्शन से बनाया। रीमैटिमन रिएक्शन के स्पेशल रिएक्शन में ये सारी स्पेशल रिएक्शन देखेंगे। सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन कैसे बनेगा? एस्पिरिन क्या है? बोलिए, एस्पिरिन केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का टॉपिक में हमने देखा था मोदी में, व्हिच इज एन एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीबायोटिक। बोलिए, याद आ रहा है तुम्हें? आनल जैसी एंटी। So it is analgesic and antibiotic both. So ये कैसे रिएक्ट करता है? So this is your salicylic acid, hydroxy carboxylic acid जिसे हम कहते हैं। When this hydroxy benzene carboxylic acid react with acidic anhydride, acidic anhydride मतलब CH3 CO CH3 COO anhydride, मैंने सिखाया था anhydride से वाटर निकालना। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं, ये जो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से फिनोलिक ग्रुप इसका रिएक्ट करेगा एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, इसका क्लीवेज होगा और इसका H यहां से निकल जाएगा। तो जब इसका H जाएगा और ये इसको यहां से अगर क्लीव कर दें तो देखो ये बॉन्ड ऐसा हमने ब्रेक कर दिया, तो ये H के साथ चला गया तो क्या बन गया? एसिडिक एसिड CH3COH, और ये पूरा ग्रुप ऐसा पलट कर यहां से जुड़ गया। तो आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा या जैसा भी, यानी O, ये ग्रुप ऐसा जुड़ गया OCO, ऐसा है? यस। यानी कोई, और यहाँ पे तो लगा हुआ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी सैलिसिलेट। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड में से H हटाया और उसकी जगह हमने असाइल ग्रुप लगा दिया, असाइल ग्रुप या असाइलेटेड सैलिसिलिक एसिड भी कह सकते हैं। H को हटा के हमने असाइल ग्रुप लगाया ना, CH3CO इज नोन एज असाइल ग्रुप। ये असाइल ग्रुप, ये है हमारा एस्पिरिन, दिस इज एस्पिरिन, व्हिच इज एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक। ठीक है,
बुखार भी उतारती है उनमें, और दर्द के लिए भी एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, यस, और एंटीबायोटिक मतलब फीवर को रिड्यूस करने वाली, दोनों काम करती है एस्पिरिन उनमें। तो अलग अलग नाम से, जैसे आप बोलते हुए डिस्प्रीन है उनमें, तो उसमें क्रोसिन है, उन सब में नाम अलग है, थोड़ा सा कंपोनेंट अलग होगी, मार्केट में ड्रग बनकर आ जाती है। तो मैं ये आपके बोर्ड के सिलेबस में है उनमें एस्पिरिन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका देखा जाए तो CH3COO, ये एक एस्टर ग्रुप है, कीटोन नहीं है। यस, ईस्टर, एस्टर है ना, फंक्शन ग्रुप कौन सा एस्टर है, RCOR, और O से लगा हुआ है फिनाइल, क्या लगा हुआ है, फिनाइल, फिनाइल, और फिनाइल में लगा हुआ है COOH, समझ रहे हो। यस, तो ये यहाँ ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है ये एस्टर फंक्शन ग्रुप है। हो जाता है क्या, बच्चे इसको समझ लेते हैं कि ये एसिडोफिनोन जैसा दिख रहा है, एसिडोफिनोन अलग है, एसिडोफिनोन COCH3 होता है, तो समझ में आ रहा है। यस, यहाँ पर O है, या बीच में और एक O है ना, यस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज एसिडोफिनोन, ये कीटोन है, यहाँ एस्टर है। तो ये मिस्टेक्स अगर होगी तो दिक्कत होगी, है ना, वहां का दिक्कत है। लेकिन अगर इसी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन में डायरेक्ट फिनॉल से करा दो, यानी और एक मॉलिक्यूल फिनॉल का ले लो, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद सैलिसिलिक एसिड, तो अब फिनॉल सैलिसिलिक यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्ट करेगा, और कार्बोक्सिलिक का OH और इसका H, तो वाटर रिमूव हो गया, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा, OH COC6H5, which is known as phenyl salicylate। क्या बोलते हैं इसे, फिनाइल सैलिसिलेट, मतलब क्या, सैलिसिलिक एसिड में से H हटाया और उसके ऊपर फिनाइल ग्रुप लग गया, यस, which is also known as सैलॉल। क्या बोलेंगे इसे, सेलोल, और सैलॉल जो है इट इज अ कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट ऑफ डेटॉल, जो ये एज एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, और हम इसे इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ चुके हो, हमने पढ़ा है द डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। यस, डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनर नॉन लिविंग सरफेस के लिए, और लिविंग सरफेस के लिए यूज होता है एंटीसेप्टिक, तो ये एंटीसेप्टिक। वही अगर इसी सैलिसिलिक एसिड की मिथेनॉल से रिएक्शन करा दो, तो ये H हटेगा और उसी जगह ये मिथॉक्सिल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ का H और OH उनमें, तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिथाइल सैलिसिलेट। क्या हो जाएगा, मिथाइल सैलिसिलेट, एंड इट एक्ट एज अ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये जो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो नाम दिया गया है, ये एक्चुअल में इस तरह के बेस में कि इट इज यूज इन द परफ्यूम, ये परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होता है इसका ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो ये जो सैलॉल है और ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है, ये बोर्ड में नहीं है। यहां तक सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ये वाला और ये वाला सेक्शन सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो भी जेईई मेंस में भी इतना नहीं है, नीट वालों को थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन पे क्वेश्चन है। जेईई मेंस वालों को इसलिए इस पे फोकस करना है क्योंकि ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो यहां देखोगे तो नहीं नजर आएगा, लेकिन उस पॉइंट में देखोगे तो आपको पॉइंट में नजर आएगा। सो दिस इज अबाउट द एस्पिरिन फॉर्मेशन और एस्पिरिन फॉर्मेशन सैलिसिलिक, तो स्पेशल रिएक्शंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ऐसा आप इसको नाम दे सकते हो, है ना, सब स्पेशल रिएक्शंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ओके, last special reaction of phenol, that is of method of reaction of phenolphthalein. Phenolphthalein, which is an indicator, acid based indicator. What is phenolphthalein? It is an acid based indicator. तो हमने यूज किया है phenolphthalein का, तो इसको कैसे बनाया जाता है ये फिनॉल की रिएक्शन में, लेकिन अगेन प्रैक्टिकल्स में आपके सिलेबस में है, यानी देखा जाए तो जो थ्योरी एग्जाम होगी 70 मार्क्स की उसमें नहीं है, बट जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं लैब में तो फिनॉल्फथलेन वाली रिएक्शन कराई जाती है फिनॉल के डिटेक्शन के लिए। तो कुछ लोग वेरिक्लोराइड टेस्ट कराते हैं, कुछ स्कूल फिनॉल्फथलेन टेस्ट कराते हैं, तो लेकिन इसका मतलब कॉम्पिटिटिव में है उनमें।
थ्योरी वाले 70 मार्क्स वाले क्वेश्चन में नहीं है। सो लेबोरेटरी के पर्पस से फिनोल टेस्ट आपको ध्यान रखना है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद थैलिक एनहाइड्राइड। नाउ व्हाट इज थैलिक एनहाइड्राइड? पहले पता होना चाहिए थैलिक एसिड क्या होता है। दोनों का जो ऑर्थो पर आईपीएससी नेम से बोले ऐसा है क्या होगा? दैट इज 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज थैलिक एसिड। यस 1,2 COOH और इन दोनों में से वाटर निकाल दो तो बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। यस तो ऐसा कुछ बनेगा आपका थैलिक एनहाइड्राइड। बनेगा यस ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। When this thallic anhydride reacts with two molecules of phenol, तभी मैं फिनॉल को CCH5OH लिख रहा हूँ उसमें 2 मोलेक्युल और आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट बना कैसे? मैं बना के दिखाऊंगा। ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो C डबल बॉन्ड O था, एक C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये हमने ओपन कर दिया ना, नहीं समझो ये सर ये है आपका फिनॉल ऑफ थैलिक। क्या है ये? फिनॉल। तो समझेंगे कि बना कैसे, बहुत इजी है। ओ, जस्ट लाइक कपलिंग ओ, रिएक्शन। ये एक फिनॉल मॉलिक्यूल यहाँ इसके ऊपर आया, एक फिनॉल यहाँ आया और फिनॉल का पहला पोजीशन से H और O H2O बाहर हो गए। यस तो ये दो फिनॉल मॉलिक्यूल जुड़ गए ना। दिस इज योर फिनॉल ऑफ थैलिक, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल ऑफ थैलिक। क्लियर? सो नाउ यहाँ तक अपना पूरा फिनॉल सब कुछ फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपको लास्ट सैलिसिलिक एसिड की जो स्पेशल रिएक्शन देखी, फिनॉल ऑफ थैलिक का फॉर्मेशन देखा, ये सब आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ सब होने के बाद में जो रिएक्शन प्रैक्टिस स्टार्ट है, जो मैंने पूरी रिएक्शन दी है उसमें 25-26 रिएक्शंस हैं, रिएक्टेंट दिए, प्रोडक्ट बना बनाकर आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार लिखना है। 2-3 बार करोगे तो ही आपको ये ध्यान रहेगा, पूरा चार्ट भी ध्यान रखना है कंप्लीट पूरा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट फिनॉल। मतलब ये रिएक्शन कैसे होगी पहले इसको समझो। ये जो आपका C डबल बॉन्ड O था, अब आप इसके ऊपर रख दो फिनॉल का मॉलिक्यूल, जैसे कपलिंग रिएक्शन में लिखते हैं तो OH है ना। तो कपलिंग में जैसे आपने पीछे से H यूज किया था, तो ये H और ये O, H2 बाहर निकल गई। यस तो अब ये जो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, O चला गया, एक कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक कार्बन ने इसके साथ बना लिया, ये बॉन्ड ऐसा बन गया। ये रिएक्शन है। तो एग्जाम में जब लिखते हैं तो कैसे लिखना है आपको? 2 मोलेक्यूल ऑफ फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड, ये फिनॉल ऑफ थैलिक, दैट्स इट। लेकिन ये बना कैसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये पहला पोजीशन से रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्योंकि H+ के फॉर्म में जा रहा है, इसका फॉर्म में जा रहा है, इस तरह से ये रिमूव हो रहा है। क्लियर है? नहीं समझे? सेम लाइन DDT की। हाँ, DDT में भी ऐसे ही होता है, सिर्फ CL है। DDT में हम क्या करते हैं, DDT की जो प्रिपरेशन होती है वहां पर हम लोग क्लोरल का इस्तेमाल करते हैं, CCl3CHO, और CCl3CHO में C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन कराते हैं क्लोरो बेंजीन से। तो देखो ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है, दैट्स गुड। कि अगर आपको ध्यान रखना हो तो आपको समझ आएगा कि DDT और फिनॉल ऑफ थैलिक का प्रिपरेशन का मोड एक जैसा है मोड, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट के नेचर बहुत अलग है। ये इंडिकेटर है और वो किलर, वो एक इंसेक्टिसाइड है ना। क्लियर? ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज के कौन-कौन से क्वेश्चन अब आपसे बन सकते हैं, तो वो मैं इसके नीचे बता दूंगा कि नंबर कौन-कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। ठीक है, नो एक्सरसाइज